नमस्कार दोस्तों। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा के अंदर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बात करने वाले हैं। और आज के जो पॉलिटिकल थ्योरी का जो हमारे चर्चा का विषय रहने वाला, आज की इस चर्चा के अंदर हम डेमोक्रेसी के ऊपर बात करने वाले, लोकतंत्र के ऊपर बात करने वाले हैं। हालांकि जो लोकतंत्र की जो शुरुआत प्राचीन यूनान से अंदर होती है, जिसके अंदर प्राचीन यूनान का एथेंस इसकी शुरुआत होती है। प्लेटो, एरिस्टोटल वगैरह वगैरह जो दार्शनिक हुए जिन्होंने कि डेमोक्रेसी की बात की, या भारतीय दर्शन के अंदर भी हमें प्राचीन समय के अंदर भी सभा और समिति के नाम से जो एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, मतलब शासन करने की जो संस्थाएं हैं वह मिलती है। परंतु आज की इस चर्चा के अंदर अलग अलग जो स्कॉलर्स हुए हैं देश दुनिया के अंदर, उनके क्या विचार है डेमोक्रेसी के बारे में, लोकतंत्र के बारे में, उनको जानने की कोशिश करेंगे। और जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र को क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी के हिसाब से या राजनीतिक सिद्धांत के हिसाब से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो ये जो चर्चा है, ये चर्चा का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आपके परीक्षा के लिहाज से तो महत्वपूर्ण है ही है, परंतु देश दुनिया का कोई भी नागरिक जो ये सब बोलने के लिए तो बहुत आसान है कि लोकतंत्र है, कि ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज है। डेमोक्रेटिक कंट्रीज के क्या फीचर्स रहते हैं, और विद्वानों ने डेमोक्रेसी के बारे में क्या कहा, और डेमोक्रेसी किस तरह की होती है, किस नेचर के अंदर, यदि किसी देश का वह मॉडल है तो उस देश को हम किस मॉडल की डेमोक्रेसी के अंतर्गत रखेंगे, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो यदि हम इसके डेमोक्रेसी शब्द की बात करें तो जो डेमोक्रेसी ये अपने आप में इंग्लिश भाषा का शब्द है, और इसको हिंदी के अंदर लोकतंत्र कहा जाता है। ठीक है। और जो डेमोक्रेसी जो शब्द है ये अपने आप में ग्रीक भाषा के शब्द, दो शब्दों से मिलकर बना है। एक डेमोस और दूसरा क्रेशिया। डेमोस का मतलब होता है लोग, और क्रेशिया का मतलब होता है शासन। इस तरह डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों का शासन। एक बहुत ही प्रसिद्ध अमेरिकन प्रेसिडेंट हुए जिनका नाम था अब्राहम लिंकन। उन्होंने अपने एक भाषण के अंदर कहा था, और भाषण उनके महत्वपूर्ण है, उस भाषण का नाम था गेटिसबर्ग। भाषण के अंदर कहा था कि जो लोकतंत्र है जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए क्या है, शासन है, जो कि एक शानदार डेफिनेशन अभी तक की मानी जाती है। और आमतौर से जो सभी जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी परीक्षा के लिहाज से भी इसी परिभाषा को रटते, परंतु विद्यार्थी को ये मालूम नहीं होगा जो अब्राहम राष्ट्रपति ने जो ये डेफिनेशन डेमोक्रेसी की दी थी, वह गेटिसबर्ग भाषण के दौरान इस बात को उन्होंने कहा था। यदि डेमोक्रेसी की डेफिनेशंस की हम बात करें, लोकतंत्र की परिभाषा को बात करें, तो सबसे जो महत्वपूर्ण जो विचारक है उनका नाम है प्रोफेसर सीले। प्रोफेसर सीले क्या कह रहे हैं कि लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें सभी का हिस्सा होता है। मतलब जो लोकतंत्र है ऐसी सरकार है जिसमें सभी का हिस्सा है। होता क्या लोकतंत्र के अंदर क्या होता है, जो लोकतंत्र के कुछ इसके एथिकल वैल्यूज होते हैं। एथिकल वैल्यूज का मतलब होता है कि जो लोकतंत्र हुए वह समानता के सिद्धांत पर आधारित होता है। लोकतंत्र के अंदर रूल ऑफ द लॉ होता है। लोकतंत्र के अंदर कानून का शासन होता है। लोकतंत्र के अंदर क्या है, किसी भी व्यक्ति को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं होता है। लोकतंत्र के क्या होता है कि एडल्ट फ्रेंचाइज होती है, वयस्क मताधिकार होता है। लोकतंत्र के अंदर क्या होता है कि पीरियोडिकल इलेक्शन होते हैं, एक निश्चित समय के बाद क्या है इलेक्शन होते हैं। जो इलेक्शन है किसी भी देश दुनिया के अंदर, उस वहाँ के जो देश है इंस्टीट्यूशन है उसके इलेक्शन कमीशन के द्वारा करवाए जाते हैं। और इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो इलेक्शन करवाए जाते हैं वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं। और जनता जिसको चाहे उसको क्या हुआ है अपना मत दे सकती है, और अपने मत की ताकत के बगैर क्या है, जिस भी राजनीतिक दल को आम चुनाव के अंदर क्या है सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत मिलता है, उसकी सरकार बनती है। और वो अगले 5 साल तक क्या है सरकार की आशाओं के अनुरूप क्या काम करते हैं। परंतु जब सरकार बन जाती है तो सरकार है क्या, सभी के लिए एक समान रूप से कार्य करती है। यदि जेम्स ब्राइस की बात करें, जेम्स ब्राइस क्या कह रहा है कि जो लोकतंत्र है लोगों का शासन है। ठीक है। लोकतंत्र क्या है, लोगों का शासन है, जिसमें लोग संप्रभु इच्छा को क्या है वोट के रूप में व्यक्त करते हैं। जो लोग हैं अपनी संप्रभु इच्छा को क्या है, उनका शासक कौन होगा, उनका सरकार कौन होगी, इसको क्या वो संप्रभु शासक की इच्छा को अपने वोट के रूप में वो व्यक्त करते हैं। डाइसी महत्वपूर्ण परिभाषा दे रहे हैं। डाइसी क्या कह रहे हैं कि लोकतंत्र ऐसा शासन है जिसमें देश का बहुत बड़ा जो हिस्सा है वह क्या शासन करता है। और लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि जो बहुमत का जो हिस्सा हुआ शासन करेगा। ठीक है। क्योंकि आम चुनाव के बाद जिस भी राजनीतिक दल को सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत मिलता है वह क्या है सरकार के अंदर क्या है शामिल होता है। ये डाइसी की जो परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है।
यदि शुम्पीटर की हम बात कर लेते हैं तो शुम्पीटर क्या कह रहा है कि प्रजातंत्र राजनीतिक नियमों तक पहुंचने के लिए वह संस्थागत व्यवस्था है जो नेताओं को निर्वाचन के माध्यम से विवादों का निर्णय करने योग्य बनाकर सामान्य कल्याण को क्या है साकार कर। ये शुम्पीटर का मानना रहा है। ठीक है। यदि हम लोकतंत्र के जो फिलोसफिकल एस्पेक्ट इसका दार्शनिक आधार की बात करें तो जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर क्या है हमारे, लोकतंत्र एक मूल्य के रूप में होता है, एक वैल्यू के रूप में होता है, जिसमें क्या है व्यक्ति को एक इकाई माना जाता है, व्यक्ति को एक यूनिट माना जाता है। और व्यक्ति को यूनिट मानने के साथ साथ जो व्यक्ति की जो डिग्निटी है, व्यक्ति की जो गरिमा के अंदर क्या विश्वास किया जाता है कि लोकतंत्र के अंदर ये माना जाता है कि जो व्यक्ति एक रैशनल बीइंग है वो एक क्या है तार्किक प्राणी है। और लोकतंत्र के अंदर क्या स्वतंत्रता और अधिकार भी प्रदान किए जाते हैं। कोई देश डेमोक्रेटिक तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उस देश के अंदर क्या है लोगों को क्या है स्वतंत्रता और अधिकार प्राप्त ना हो। जैसे हमारा देश लंबे समय तक क्या है अंग्रेजी हुकूमत के अधीन रहा और हमारे देश के अंदर क्या है अंग्रेजी हुकूमत का शासन रहा। तो हम 1947 से पहले ये नहीं कह सकते कि हमारा देश लोकतंत्र था, क्योंकि हमारे देश के ऊपर शासन था और क्या जो विदेशी जो हुकूमत है वो अपने हिसाब से क्या शासन करती थी। यदि लोकतंत्र को एक सामाजिक के रूप में हम इसको देखने की कोशिश करें तो इसमें हम ये पाता है कि जो लोकतंत्र के अंदर है, जो समाज के अंदर जो धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, भाषा के आधार पे, लिंग के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं होता और समाज के किसी भी तबके को, किसी भी परिवार को, किसी भी संस्था को क्या है विशेषाधिकार नहीं होते, सभी को क्या है एक समान अधिकार होते हैं। ये लोकतंत्र का सामाजिक परिवेश के रूप में इसका देखने का नजरिया। यदि लोकतंत्र को हम क्या है एक जीवन शैली के रूप में लेते हैं तो इस जीवन शैली के की जो डेमोक्रेसी अपने आप में एक वे ऑफ लाइफ है, ये जो माना रहा है लास्की, स्मिथ, व्राइस जैसे जो विचारक है, ये जो लोकतंत्र को क्या है एक जीवन शैली के रूप में मानते हैं, जो कि परीक्षा के लिहाज से जो ये लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण रहती है। यदि उदारवादी और जो शास्त्रीय लोकतंत्र के अंतर्गत क्या है, यदि इसके जो समर्थक है वो लोकतंत्र को, ये भी लोकतंत्र को क्या है एक जीवन शैली के रूप में क्या है स्वीकार करते हैं। लोकतंत्र जो जीवन शैली का जो मतलब ये रहता है कि दूसरों के विचारों के प्रति हमने क्या सहिष्णु होना है। दूसरों के जो विचार है वो हमारे विरुद्ध हो सकते हैं, हमारे विचारों से अलग हो सकते हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हमने विरोधी जो विचार है उनको क्या खत्म करना है। इसके अंदर जेएस मिल क्या कह रहा है, जेएस मिल कह रहा है कि दूसरों के विचारों का सम्मान करना ही लोकतांत्रिक जीवन शैली है। लोकतंत्र के अंदर क्या आता है कि लोकतंत्र के अंदर क्या है सभी के विचारों को क्या अहमियत दी जाती है, सभी के विचारों की क्या वैल्यू रहती है। जेएस मिल भी यही कह रहा है कि जीवन के दूसरों के विचारों को क्या है, दूसरों के विचारों का सम्मान करना है लोकतांत्रिक जीवन शैली है। यदि लोकतंत्र शासन प्रणाली के रूप में बात करें हम तो लोकतंत्र शासन प्रणाली के रूप में क्या है, लोकतंत्र अपने आप एक सीमित और संवैधानिक शासन है। जो भी सरकार बनती है वो एक सीमित सरकार होती है, वो अपनी शक्तियों का असीमित प्रयोग नहीं करती और जिन शक्तियों का वह प्रयोग करती है एक संविधान के तहत करती है, क्योंकि किसी भी देश का एक ऐसी किताब जरूर होती है जिस किताब के अनुसार उस देश के शासन प्रणाली को संचालित किया जाता है और नियमों का एक दस्तावेज होता है जिसको कि संविधान कहते हुए जो सरकार हुई संवैधानिक तरीकों से क्या शासन करती है। और सहमति का शासन, सहमति का शासन ये कि आम चुनाव के बाद क्या है लोगों ने सरकार के लिए 5 साल के लिए मैंडेट दिया हुआ है, इसलिए क्या जो ये सरकार होती है सहमति के आधार पर काम करती है। ये जो सरकार होती है उत्तरदायी शासन होती है, रिस्पॉन्सिबल गवर्न होता है। ठीक है, ये क्या होती है लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है क्योंकि लोगों ने इनको चुना है और जब चुनाव होते हैं उन्होंने लोगों के बीच कुछ एक वादे किए हैं, कुछ एक प्रॉमिस किया है, जिन वादों को पूरा करना क्या उसका काम रहता है। प्रतिनिधि मूलक शासन होता है। प्रतिनिधि मूलक का शासन का मतलब है जो सरकार है, जो सरकार के अंदर काम कर हुए व्यक्ति क्या है प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से क्या लोगों के बीच से ही चुने जाते हैं। ये लोकतंत्र शासन प्रणाली की क्या है एक महत्वपूर्ण इसकी फीचर्स रहते हैं। यदि लोकतंत्र के हम प्रकार की बात करें तो लोकतंत्र के 2 तरह के हमें प्रकार, लोकतंत्र के जो प्रकारों के अंदर में जो पहला जो इसका प्रकार रहता है उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब है कि ऐसा लोकतंत्र जहां पे प्रतिनिधियात्मक शासन प्रणाली भी ना हो, कानून निर्माण के अंदर जो लोगों की क्या प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी हो। जैसे आज के समय के अंदर भारत की स्थिति को हमने जाना तो पंचायत के अंदर देख सकते हैं कि पंचायत के अंदर क्या है जब ग्राम सभा बुलाई जाती है 6 महीने के बाद तो क्या है ऐसा होता कि जो एक गांव के सभी जो व्यक्ति ग्राम सभा के अंदर भाग लेते हैं और ग्राम सभा के लिए वो कार्य योजनाओं का क्या है वो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन वहाँ पे
करते हैं। यदि प्रत्यक्ष लोकतंत्र की हम पहली बात करें आज के समय के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कुछ एक एलिमेंट्स है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। परंतु जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जो शुरुआत है वह प्राचीन यूनान के अंदर हमें एथेंस के अंदर देखने को मिलती है, जो लोकतंत्र का क्या अपने आप में क्या आइडियल रूप था, एक आदर्श रूप था। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर क्या जो प्रतिनिधि शासन नहीं होता, प्रतिनिधि शासन का मतलब क्या कि वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई शासन नहीं होता, बल्कि इसमें जनमत संग्रह होता है। इसमें क्या जनमत संग्रह होता है और रिकॉल इसके अंदर किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति जनता की उम्मीदों के अनुसार काम नहीं कर रहा है तो जनता स्वयं उस व्यक्ति को क्या वापस बुला सकती है और उसके आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति को चुना जाता है। और इसके अंदर क्या है स्थानीय इकाइयों के द्वारा शासन किया जाता है। जैसे हमने पंचायती राज की बात की भारत के एग्जाम्पल को कोट करते हुए। और यदि आधुनिक युग के अंदर हमने ऐसा विद्वान देखना जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की वकालत करता है या उसको सपोर्ट करता है तो जे रूसो क्या है प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बहुत बड़े प्रहरी रहे, जो कि आपके विचार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो लोग हैं दल के बजाय क्या है दल के चुनावी लोकतंत्र को भी क्या करते हैं अस्वीकार करते हैं। उनका इस बात के अंदर विश्वास नहीं होता कि जो राजनीतिक दल के द्वारा जो चुनाव लड़ा जाता है उसके अंदर क्या वो अपनी आपत्ति जाहिर करते हैं। रूसो का तो ये मानना था कि जो इंग्लैंड के अंदर जो चुनाव होते हैं, ठीक है, इंग्लैंड के अंदर जो चुनाव होते हैं चुनाव के माध्यम से क्या हुआ कि सरकार बनती है। रूसो उसके बारे में क्या कह रहा है कि इंग्लैंड के जो लोग हैं 5 साल में एक बार स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि लोगों को 5 साल के बाद वोट डालने का मौका मिलता है और उसके बाद जो क्या है सरकार अगले 5 साल तक काम करती है और लोगों की किसी भी नियम प्रक्रिया के अंदर या कानून निर्माण प्रक्रिया के अंदर लोगों की किसी भी तरह की भागीदारी नहीं होती। इसलिए रूसो कह रहा है कि इंग्लैंड के लोग 5 साल के बाद क्या है आज़ाद होते हैं। नेक्स्ट जो है उसको बोलते हैं प्रक्रियात्मक लोकतंत्र का जो प्रकार है, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोसीजरल डेमोक्रेसी। प्रोसीजरल डेमोक्रेसी राजनीतिक लोकतंत्र का जो आशय ही क्या है प्रक्रियात्मक लोकतंत्र, एक प्रोसीजर के माध्यम से एक प्रक्रिया के माध्यम से क्या लोकतंत्र स्थापित किया जाता है। प्रक्रियात्मक लोकतंत्र के अंदर जो प्रतिनिधि शासन होता है, आपका प्रतिनिधि शासन का मतलब है कि हमारा जो वोट हम अपना वोट एक अपने प्रतिनिधि को देते हैं और अपने हमने जिस भी प्रतिनिधि को हम पसंद करते हो उस प्रतिनिधि को हम वोट डालते हैं। इसके अंदर क्या मतदान होता है, ठीक है, मतदान दिया जाता है। वयस्क मताधिकार होता है। वयस्क मताधिकार का मतलब होता है जब एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार दिया जाता है तो उसको वयस्क मताधिकार कहते हैं। इंग्लिश के अंदर हम उसको एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत क्या है, जो विशिष्ट वर्गवादी जो सिद्धांत है वो लोकतंत्र को प्रक्रियात्मक रूप के अंदर क्या उसको स्वीकार करते हैं। अगला जो हमारे पास इसका प्रकार है उसको बोलते हैं हम तत्वात्मक लोकतंत्र, ठीक है। तत्वात्मक लोकतंत्र के अंदर क्या शामिल किया जाता है, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र का जो मतलब ही क्या अपने आप में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र ही क्या है तत्वात्मक है। सामाजिक का मतलब होता है कि समाज के अंदर जिस भी तरह के जो लोग रहते हैं उनका धर्म अलग हो सकता है, उनकी जाति अलग हो सकती है, अलग भाषा बोल सकते हुए स्त्री के आधार पर या पुरुष के आधार पर अगड़े या पिछड़े के आधार पर क्या है हमें किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, या आर्थिक के आधार पर क्या हमें किसी भी तरह का क्या है अमीरी या गरीबी के आधार पर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। लोकतंत्र के अंदर क्या है सभी व्यक्तियों का क्या है बात रखने की उसको क्या है इजाजत दी जाती है। तत्वात्मक लोकतंत्र का जो मूल रूप से जो मूलता की इसके अंदर समाजवादी जो बात होती है समाजवादी के अंदर होता है, जहाँ पे क्या है अमीरी और गरीबी के बीच जो खाई है उसको पटाने का काम किया जाता है, उसको ओवरकम करने का काम किया जाता है। या राज्य के द्वारा क्या है वेलफेयर फंक्शंस किए जाता है कि राज्य के द्वारा क्या है इस राज्यों के अंदर हमें तत्वात्मक लोकतंत्र देखने को मिलता है। या तो समाजवादी राज्य जैसे चाइना है, वियतनाम है, नॉर्थ कोरिया के अंदर या क्यूबा के अंदर हमें देखने को मिलता है, या कल्याणकारी राज्य जैसे भारत है क्या है वेलफेयर स्टेट और संविधान का जो पार्ट 3 है जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल से संबंधित है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक क्या है अलग अलग आर्टिकल्स के माध्यम से भारत को एक वेलफेयर स्टेट क्या है डिक्लेयर किया गया। और भारत वेलफेयर स्टेट के हिसाब से क्या बहुत सारी पॉलिसीज क्या है चलाता भी, जैसे एजुकेशन में हेल्थ है हमारा, या एम्प्लॉयमेंट की बात हो, या बहुत सारी जो ऐसी नीतियाँ जो लोगों के जन कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है उन कार्यों को क्या है भारत करता है, ठीक है। इसके साथ साथ इसके अंदर जो वयस्क मताधिकार की बात है, चुनाव प्रतिनिधि शासन के द्वारा किया जाता है और लोगों को सामाजिक और आर्थिक अधिकार क्या प्रदान किए जाते हैं जिससे कि लोग और ज़्यादा मजबूत हो सके, लोकतंत्र के अंदर और ज़्यादा अपनी मजबूती के साथ अपनी भूमिका को अदा कर सके। यदि लोकतंत्र के हम उदारवादी
चरण के अंदर इसके विभिन्न रूपों की चर्चा करें तो इसके अंदर हम शास्त्रीय उदार लोकतंत्र को लेते हैं, विशिष्ट वर्गवादी लोकतंत्र की बात करते हैं, बहुलवादी लोकतंत्र की बात करते हैं या उदारवादी लोकतंत्र की बात करते हैं। यदि हम क्लासिकल और लिबरल डेमोक्रेसी की बात करते हैं जिसको हिंदी में कहते हैं शास्त्रीय उदारवादी लोकतंत्र, तो शास्त्रीय उदारवादी लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। इस विचार के जो पक्के रूप से समर्थक थे वो लोकतंत्र को मूल्यों के रूप में प्रमुख रूप से उसको महत्व देते हैं कि लोकतंत्र के अंदर जो इथिकल वैल्यूज़ को वो बहुत अधिक इंपॉर्टेंस देते हैं। ये लोकतंत्र को शासन प्रणाली के रूप में क्या स्वीकार करते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के जो अंतर्गत है इसमें क्या बहुमत का शासन होता है, प्रतिनिधि शासन प्रणाली होती है, उत्तरदायी सरकार होती है। जो सरकार काम करती है सहमति के आधार पर सहमति के आधार पर शासन को क्या ये स्वीकार करते हैं। और इसके साथ साथ के ये जो लोकतंत्र क्या वे ऑफ लाइफ मानते हैं, ये जीवन शैली के रूप में क्या इसको स्वीकार करते हैं। इसके अनुसार क्या है लोकतंत्र के में क्या होता है सामान्य हित पर क्या बल दिया जाता है कि लोगों का इंटरेस्ट करना, लोगों की भलाई के लिए काम करना ही इसमें क्या मुख्य रूप से फोकस या केंद्र बिंदु के अंदर इसका रखा जाता है। यदि क्लासिकल लिबरल डेमोक्रेसी की बात करें तो इसके जो बहुत बड़े जो सपोर्टर रहे वो है लॉक और बेंथम रहे। लॉक और बेंथम के ऊपर मैंने मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अलग सेपरेट से भी इसके ऊपर वीडियो बनाई है, तो आपसे ये भी गुजारिश है कि आपको उन वीडियो को भी जरूर देखना चाहिए क्योंकि वे आपकी जानकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। और लॉक और बेंथम के अनुसार लॉक और बेंथम क्या कह रहे हैं कि लोकतंत्र का जो अभिप्राय है एक ऐसी शासन प्रणाली से है जिसमें व्यक्ति को निरंकुश सत्ता से क्या सुरक्षित रखा जाता है कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसे एक व्यक्ति को निरंकुश सत्ता से क्या उसको सुरक्षित रखा जाता है। यदि निरंकुश सत्ता की हम बात करते हैं जैसे इटली और मुसोलिनी के हिटलर और मुसोलिनी के समय के अंदर हमें इटली और जर्मनी के अंदर देखने को मिलता है जहाँ पे सारी की सारी जो शक्तियों का क्या सेंट्रलाइजेशन किया जाता है और लोगों ने क्या लोगों को किसी भी तरह का अधिकार नहीं होते, लोगों का सिर्फ एक ही काम होता है कि जो सत्ता उसको क्या है डायरेक्शन उसको दे रहा है, जो शासक वर्ग उसको डायरेक्शन दे रहा है उस डायरेक्शन को क्या है उसने सिर्फ फॉलो करने का काम करना है और बाकी लोगों के किसी भी तरह की क्या फंडामेंटल राइट्स की बात हो या सोशल राइट्स की बात हो, पॉलिटिकल राइट्स की बात हो, रिलीजियस राइट्स की बात हो या इकोनॉमिक राइट्स की बात है, इस तरह के जो अधिकार है वो अधिनायकवाद के अंदर नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, ये जो कि अपने आप में क्या है बेंथम और लॉक कह रहे हैं कि लोकतंत्र का मतलब यही है जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पे यदि हम मैकफर्सन की बात करते हैं, जो मैकफर्सन की एक महत्वपूर्ण जो रचना इनकी जो 1977 के अंदर पब्लिश होती है जिसका नाम था द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। इसके अंदर द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी 1977 के अंदर उनकी ये बुक पब्लिश होती है। इसमें वो लोकतंत्र का क्या संरचनात्मक मॉडल का क्या हुआ है जिक्र कर रहे हैं जो कि परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ से जो प्रश्न यूजीसी नेट सेट जेआरएफ के अंदर, कॉलेज कैडर के अंदर, पीजीटी के अंदर इस तरह के जो प्रश्न बहुत इससे पहले भी बने हैं, इसलिए आपके लिए जो ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। यदि लोकतंत्र का क्या हम शास्त्रीय लोकतंत्र की क्या है, शास्त्रीय लोकतंत्र की जो इसकी क्या मान्यता का क्या इसका खंडन करते हैं। ठीक है, सार्टोरी क्या कह रहे हैं जो एक बहुत महत्वपूर्ण विचारक हुआ है कि लोगों का स्वयं का शासन एक भ्रम है, कि लोग ये समझे कि लोकतंत्र के अंदर हमारा अपना शासन ये अपने आप में भ्रम है और ये सच बात भी है क्योंकि लोकतंत्र एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें की है जो शासन सत्ता के लिए जो परस्पर क्या होता है प्रतिस्पर्धा होती है। ऐसा है कि जो लोकतंत्र को हम ये कह दें कि जो लोकतंत्र है सही मायने के अंदर लोगों का हिमायती है, लोग सच में ही शासन कर ले। सार्टोरी तो ये कह रहे कि लोकतंत्र क्या है सत्ता में आने के लिए अपने आप में कंपटीशन है, अपने आप में प्रतिस्पर्धा है। सार्टोरी इसके साथ ये भी कह रहे हैं कि लोकतंत्र के लिए वास्तविक खतरा है नेताओं से नहीं है बल्कि जो लोकतंत्र के लिए खतरा है नेताओं के अभाव से है। सार्टोरी की जो महत्वपूर्ण जो रचना 1973 के अंदर जो पब्लिश होती है उसका नाम था डेमोक्रेटिक थ्योरी। कार्ल मैनहाइम जो एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विचार हुए हैं जिनकी जो बुक 1936 के अंदर पब्लिश होती है जिस बुक का नाम था आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया। आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया के अंदर जो कार्ल मैनहाइम की जो बुक 1936 के अंदर पब्लिश होती है उसके अंदर कार्ल मैनहाइम ये कह रहे हैं कि लोग शासन सत्ता में सीधे भागीदारी नहीं कर सकते बल्कि निश्चित समय के बाद क्या है अपनी इच्छा जानने के लिए क्या होता है लोकतंत्र के अंदर क्या होता है चुनाव होते हैं। ऐसा कार्ल मैनहाइम का क्या मानना रहा है। यदि रेमंड एरो की हम बात करें तो रेमंड एरो क्या कह रहा है कि उदारवादी लोकतंत्र के अंदर क्या विशिष्ट वर्ग क्या होते हैं विभाजित होते हैं जबकि सोवियत व्यवस्था के अंदर क्या विशिष्ट वर्ग क्या थे एकीकृत थे। ये अपने आप में महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग
पहलू है। रेमंड एरन की जो महत्वपूर्ण रचना जो 1950 के अंदर पब्लिश होती है उसका नाम था सोशल स्ट्रक्चर एंड रूलिंग क्लास। ठीक है। यदि लोकतंत्र का हम बहुलवादी लोकतंत्र की बात करें या उदारवादी अनुभववादी सिद्धांत की बात करें तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, समाज के अनेक समूह क्या है शक्ति का एवं सत्ता के लिए क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं। और बहुलवादी सिद्धांत लोकतंत्र के जो सिद्धांतकार है वो लोकतंत्र की बजाय क्या करते हैं, लोकतंत्र की वजह क्या है, पोलियार्की जो शब्द है बहुतंत्र शब्द का क्या है अपने लोकतंत्र के लिए क्या है उसका प्रयोग करते हैं, पोलियार्की शब्द का प्रयोग करते हैं। बहुतंत्र का जो मुख्य रूप से जो मतलब ये रहता है कि बहुल अल्पसंख्यकों का शासन। ठीक है, कि बहुल अल्पसंख्यकों का शासन रहता है। रॉबर्ट डहेल और चार्ल्स लिंडबॉम ने क्या लोक बहुतंत्र या की बहुतंत्र या जो उनकी रचना थी पॉलिटिक्स एंड मार्केट्स दी वर्ल्ड पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम 1980 के अंदर क्या है पब्लिश होती है। इसके अंदर उन्होंने इसका जिक्र किया है। ये क्या है जो लोकतंत्र के बजाय लोकतंत्र शब्द का प्रयोग करने के क्या है वो निम्नलिखित कारण बताते हैं। वे कहते हैं कि जो लोग उन्होंने क्या कहा है कि लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों को क्या है अस्वीकृत कर दिया जाता है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि शासन बहुसंख्यकों के द्वारा नहीं बल्कि बहुल अल्पसंख्यकों के द्वारा किया जाता है। जो जिसको हम बहुसंख्यक कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि बहुसंख्यक के अंदर कुछ एक जो एलिट्स ग्रुप्स होते हैं, अल्पसंख्यक होता है, उनके द्वारा समाज का जो बहुसंख्यक जो तबका है उसके ऊपर क्या शासन करने का काम किया जाता है। और नेक्स्ट वे कह रहे हैं कि शासन बहुमत की वजह क्या है, आम सहमति से क्या चलाया जाता है, जो कि महत्वपूर्ण बात है। यदि हम बहुलवादी लोकतंत्र की आधारशिला की बात करें तो इसका आधारशिला रखने का जो श्रेय है वो जेम्स मेडिसन को दिया जाता है। और जो जेम्स मेडिसन हमें मालूम है कि अमेरिका के जो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए लिखने में जेम्स मेडिसन का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसलिए बहुलवादी लोकतंत्र को मेडिसनवादी लोकतंत्र भी कहा जाता है, जो कि परीक्षा के लिहाज से अगेन एक महत्वपूर्ण फैक्टर रहने वाला है। यदि बहुलवादी लोकतंत्र की मान्यताओं का खंडन की बात करके बहुलवादी लोकतंत्र की मान्यताओं का किन आधारों पर खंडन किया गया है तो इसके अंदर बहुलवादी लोकतंत्र के सिद्धांतकार भी लोकतंत्र का वर्णन एक संस्था के रूप में करते हैं कि इंस्टीट्यूशन के रूप में करते हैं। ठीक है, इसके आधार पर भी इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। इसके साथ साथ क्या है विभिन्न समूह सत्ता के लिए क्या कंपटीशन करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं तथा क्या करते हैं सौदेबाजी करते हैं। इसके आधार पर भी इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। ये भी लोकतंत्र के मूल्य आदि को नहीं मानते, जो कि इस आधार पर भी क्या इसकी क्रिटिसाइज किया जाता है। यदि नव बहुलवाद का हम बात करें, न्यू पॉलियार्की की हम बात करें तो नव बहुलवाद का जो आधार है वह रॉबर्ट डॉल एवं चार्ल्स लिंडबॉम ने रखा था। और नव बहुलवाद का जो रॉबर्ट डॉल ने क्या है डिफॉर्म्ड पॉलियार्की कहा था, डिफॉर्म्ड पॉलियार्की शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था। इसके साथ ये शास्त्रीय बहुलवाद का भी क्या है एक संशोधित रूप इसको क्या मानते हैं। ये नव बहुलवाद के अनुसार जो समाज के अंदर क्या है आर्थिक संगठन क्या होते हैं ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, जो कि मार्क्सवादियों का भी ये मानना रहा है। इसलिए जो शासन सत्ता के अंदर क्या है प्रतिस्पर्धा में आर्थिक संगठनों को क्या है अधिक प्रभाव इसका रहता है। यदि मैकफर्सन के लोकतंत्र के मॉडल की बात करें, जो मैकफर्सन ने अपनी जो महत्वपूर्ण रचना जो उनकी 1977 के अंदर पब्लिश होती है, जिस रचना का नाम था द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर क्या उन्होंने लोकतंत्र के क्या है चार मॉडल का क्या है अलग अलग मॉडल का उन्होंने क्या है जिक्र करने का काम किया है। एक के अंदर कह रहे हुए संरचनात्मक मॉडल जिसको लॉक और वेंथम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरे के अंदर विकासात्मक लोकतंत्र की बात कर रहे हैं जिसको रूसो और मिल सपोर्ट कर रहे हैं। तीसरे के अंदर साम्यवादी मॉडल की वह बात करें जिसको विशिष्ट वर्गवादी और बहुलवादी सिद्धांत क्या इसको सपोर्ट करने की बात करें या उन्होंने इसका वकालत की। और फोर्थ के अंदर वो कहते हैं लोकतंत्र का सहभागी मॉडल की वो वकालत बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ क्या जो मैकफर्सन ने लोकतंत्र के जो शास्त्रीय सिद्धांतों को भी आगे दो प्रकारों के अंदर इसको बांटने की कोशिश की है। एक अंदर रखते हुए संरचनात्मक लोकतंत्र मॉडल या संरचनात्मक मॉडल वो कहते हैं, प्रोटेक्टिव मॉडल कहते हैं। ये जो मॉडल है मैकफर्सन ने लॉक और बेंथम के इसके अंदर क्या उनको विचारों को रखा है। मैकफर्सन क्या कह रहा कि लॉक और बेंथम के लिए जो लोकतंत्र था वह जनता को निरंकुश शासन से सुरक्षित रखने का एक तरीका था या एक व्यवस्था थी। यदि विकासवादी मॉडल की बात करें तो विकासवादी मॉडल के अंतर्गत जो मैकफर्सन ने मिल तथा रूसो को इसके अंदर रखा है, क्योंकि मैकफर्सन ये मानता है
कि ये दोनों विचारकों ने क्या है व्यक्ति को नैतिक रूप से क्या है चित्रित करने का काम किया है, या डेमोक्रेसी के अंदर व्यक्ति को एक एथिकल वैल्यूज को बनाने का उस पर ज़्यादा ध्यान दिया है। और लोकतंत्र को व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास का एक साधन अब माना कि व्यक्तित्व के विकास का एक महत्वपूर्ण जो साधन वो लोकतंत्र है। ऐसा क्या है मिल तथा रूसो का मानना रहा है। इसके साथ साथ क्या है जो लोकतंत्र को शासन प्रणाली के साथ क्या है जीवन शैली तथा मूल्यों के रूप में भी क्या है इसको चित्रित करने का काम किया जाता है। यदि लोकतंत्र के हम साम्यवादी मॉडल की बात करें तो साम्यवादी मॉडल के अनुसार क्या है मैकफर्सन ने इसके अंदर विशिष्ट वर्गवादी तथा बहुलवादी लोकतंत्र को क्या है लोकतंत्र के क्या साम्यवस्थावादी मॉडल के अंतर्गत इसको रखा है। इसके साथ साथ क्योंकि मैकफर्सन के अनुसार लोकतंत्र के इन जो दोनों रूप के अंदर क्या है जो यथास्थिति या साम्यवस्था बनाए रखने का भी क्या है इसके अंदर क्या प्रयत्न किया जाता है। यदि लोकतंत्र के हम सहभागी मॉडल की हम बात करें तो लोकतंत्र के सहभागी मॉडल के अंतर्गत क्या है इसमें क्या है आदर्श रूसों के विचारों को इसके अंदर रखा जाता है। सहभागी मॉडल के जो सिद्धांत के अंतर्गत क्या है नागरिकों की जो राजनीतिक व्यवस्था के अंदर क्या है सक्रिय सहभागिता का क्या है समर्थन किया जाता है। सहभागिता का मतलब ये होता है कि केवल मतदान करना ही नहीं है सहभागिता, ठीक है। पार्टिसिपेशन क्या है चुनाव के समय मतदान करना ही नहीं बल्कि सहभागिता सामाजिक आंदोलनों के अंदर भी क्या अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करना है। जैसे भारत के अंदर बहुत से ऐसे एजिटेशंस हुए जिस एजिटेशन के माध्यम से लोकपाल की बात हो या बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए जैसे फार्मर्स मूवमेंट्स की बात हो जिन्होंने क्या है लोगों ने क्या है सरकार के ऊपर भारी रूप से प्रेशर डाल के दबाव डाल के क्या है अपने पक्ष के अंदर नीतियों का निर्माण करवाया है, ठीक है। सहभागी सिद्धांतकारों ने इस जो लोकतंत्र को क्या है आदर्शीय मूल्यों के रूप में क्या पुनर्जीवित करने का भी प्रयास करने का काम किया है। इसके साथ साथ जो लोकतंत्र व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए भी क्या है जो लोकतंत्र व्यक्ति के उसके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए क्या है एक महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ क्या है जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र को उन्होंने क्या है एक आदर्श माना जो कि क्या है आज के समय के अंदर कुछ एक जो उसके एलिमेंट्स हमें स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ परंतु प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी की क्या कुछ एक व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं और व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण क्या है प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र की संस्थाओं को क्या इन्होंने स्वीकार किया है। यदि प्रतिनिधियात्मक या रिप्रेजेंटेटिव्स इंस्टीट्यूशन को क्या उन्होंने क्या है ज़्यादा लोकतांत्रिक बनाने के लिए जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधनों को कुछ एक उसको लागू करने की या कुछ एक उसको समर्थन करने की बात की है, जैसे कि हमें स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिलता है। और स्विट्जरलैंड के अंदर जैसे इनिशिएटिव्स की बात हो, रिकॉल की बात हो, प्लेबिसाइड की बात हो या आपके रेफरेंडम की बात हुई, इस तरह के जो अलग 4 तरह के जो एलिमेंट्स हैं वो हमें स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिलते हैं। और स्विट्जरलैंड को क्या डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो हाउस भी या घर भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है जो स्थानीय स्तर पर क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का क्या प्रयोग हमें करना चाहिए जिसमें कि शक्तियों का क्या हो विकेंद्रीकरण और शक्तियों का इसके अंदर सेंट्रलाइजेशन स्वीकार नहीं किया जाता। सहभागी सिद्धांतकारों के जो अनुसार क्या है लोकतांत्रिक प्रणाली में जो दल भी क्या है लोकतांत्रिक जो दल भी क्या होने चाहिए डेमोक्रेटिक होने चाहिए, वो भी क्या है लोकतांत्रिक होने चाहिए जिसके अंदर क्या सामान्यता क्या है दल का भी अपना एक आंतरिक लोकतंत्र हो। ऐसा क्या है सहभागी जो लोकतंत्र के जो समर्थक हैं उनका मानना रहा है। पूंजीपतियों के द्वारा इसका भी खंडन किया गया है, इसको क्रिटिसाइज किया है। लोकतंत्र का ये जो व्यापक अर्थ है सामाजिक एवं आर्थिक रूप में लोकतंत्र को लागू करना नहीं है, केवल एक राजनीतिक रूप से ही इसको लोकतंत्र के अंदर लागू करना इनकी इच्छा रही है। ऐसा क्या पूंजीपतियों के द्वारा इसका क्या खंडन किया गया है। अतः आर्थिक संगठनों और संरचना का लोकतांत्रिकरण आवश्यक है, ऐसा निकोस वोलांजा की मान्यता महत्वपूर्ण है, जिसे कि व्यवहारिक रूप से औद्योगिक लोकतंत्र की संज्ञा दी है। निकोस वोलांजा का क्या मानना है, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं कि आर्थिक संगठनों और संरचना का लोकतांत्रिकरण आवश्यक है, ऐसा निकोस वोलांजा का मानना है और जिसे व्यवहारिक रूप में औद्योगिक लोकतंत्र की संज्ञा दी है निकोस वोलांजा ने। यह भी परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। और कैरोल पेटमैन की बात हो, कैरोल पेटमैन का यह मानना है कि लोकतंत्र का आशय केवल निर्वाचित सरकार ही नहीं है अपितु सामाजिक एवं पारिवारिक क्षेत्रों का भी लोकतांत्रिकरण करना क्या है बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर नौकरशाही की भी क्या है शक्तियाँ क्या होनी चाहिए सीमित होनी चाहिए, लिमिट होनी चाहिए। नौकरशाही को क्या पारदर्शी और उत्तरदायी बनाया जाना
चाहिए। इसके साथ क्या है, लोकतंत्र को पारदर्शी एवं अनुक्रियाशील बनाने के पर भी उन्होंने बल दिया है। मैकफर्सन की बहुत सारी महत्वपूर्ण रचनाएं रही है, जिसका अंदर दो तीन का हम जिक्र कर लेते हैं कि जो कि परीक्षा के लिहाज से क्या महत्वपूर्ण रहने वाली है। एक है द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, जो 1970 के अंदर पब्लिश होती है। दूसरी बुक का उनका मैकफर्सन की बुक नाम है द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी, जो 1992 के अंदर पब्लिश होती है। और तीसरी जो उनकी महत्वपूर्ण बुक जो 1962 के अंदर पब्लिश होती है, जिस बुक का नाम था द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पोसेसिव इंडिविजुअलिज्म ऑफ टू लॉक। ये मैकफर्सन की महत्वपूर्ण रचनाएं रही है। यदि जो लोकतंत्र की जो साम्यवादी मान्यता या जनवादी लोकतंत्र की हम बात कर लेते हैं, तो साम्यवादी मान्यता या जनवादी लोकतंत्र की जो बात है, इसमें जो साम्यवादी सिद्धांतकार उदारवादी लोकतंत्र की क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। और उदारवादी लोकतंत्र को वो क्या है, बुर्जुआ लोकतंत्र कहते हैं। उनका ये मानना है कि बुर्जुआ लोकतंत्र या उदारवादी लोकतंत्र के अंदर क्या होता है कि अमीर अमीर होता जाता है और जो गरीब है वो गरीब होता जाता है। और राज्य क्या है, एक इंस्टीट्यूशन के रूप में काम करता है। वह इस इंस्टीट्यूशन के रूप में काम करता है कि जो उस राज्य के जो पूंजीपति वर्ग है उनके इंटरेस्ट को तो वो सिक्योर करता है, परंतु उस राज्य का जो बहुत बड़ा जो तबका, जो प्रोलेटेरिएट जो क्लास है, उनके इंटरेस्ट को क्या दबाने की कोशिश की जाती है, या सरकार के द्वारा क्या है उन पे क्या तरह तरह के क्या पाबंदी लगाने की कोशिश की जाती है। इसके अनुसार क्या है कि जो सच्चा लोकतंत्र है, सच्चा लोकतंत्र तब तक स्थापित नहीं हो सकता जब तक कि पूंजीवाद का क्या विनाश ना हो। इसके साथ साथ हंटिंगटन की हम बात करते हैं। हंटिंगटन की क्या है, इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने एक सेपरेट से वीडियो बनाई और हंटिंगटन को क्या जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिर मैं आपसे कहता हूँ कि आपको हंटिंगटन की वो वीडियो भी जरूर देख लेनी चाहिए। हंटिंगटन के अनुसार क्या कह रहा है कि साम्यवादी तथा उदारवादी लोकतंत्र के मध्य अंतर की अपेक्षा क्या है, व्यवस्था तथा अव्यवस्था के बीच जो क्या अंतर क्या है अधिक महत्वपूर्ण है। ये लोकतंत्र को क्या है, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र के रूप में क्या स्वीकार करते हैं। ऐसा क्या है, लोकतंत्र की साम्यवादी या जनवादी मान्यता के अंतर्गत देखा गया है। तो आज की इस चर्चा को हम यहीं पे रोकते हैं और अगली चर्चा के अंदर क्या हम बहुत ही जल्द क्या है जो डेमोक्रेसी के बारे में जो एक पॉलिटिकल थ्योरी के हिसाब से जो बात होनी चाहिए थी उसको क्या हम समाप्त करेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। जल्द मिलते हैं डेमोक्रेसी की अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।